पढ़ाया था। टाइपिंग वाले नोट्स देंगे हम आज, ठीक है। आप पढ़िएगा, जिसको अच्छा लगे मेरे को आके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट डे, दैट मीन्स कल संडे है, मंडे, ठीक है। तो वायुमंडल जो हमने पढ़ा दिया है, इसका आपको टाइपिस्ट वाले नोट्स मिल जाएंगे। नहीं, कोई अपने नहीं बना के देता, ये मैं आपको 100% बोल रही हूँ। फ़ायदा ये है कि मैंने पढ़ लिए हैं और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाई हैं उससे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही हैं, उसमें बेहतर नोट्स हैं। जैसे कि हम जो 9th के बाद 11th क्लास में जाके वायुमंडल पढ़ेंगे, वो वाला वायुमंडल उसमें छपा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि वायुमंडल में अगर हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के आसपास उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और वहाँ पे कम होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं बताया था, जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी ने नहीं बताया था तो हमने वहाँ पे उसकी बात नहीं की थी, लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें उसकी बात की हुई है, ठीक है ना। तो वो आपको मिल जाएंगे। टॉवल हाँ ले जाइए, हम इस चेयर को हटा दीजिए, ठीक है भाई। अब आ जाइए, हम लोग जो पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था, बात कर ले, ठीक है। वायु पढ़ रहे थे हम, चैप्टर क्या था, वायु, जो कि 4 नंबर का चैप्टर था। और वायु में हमने थोड़ा सा जो पढ़ा था, 5 मिनट अगर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो वही बात बताई जा रही है जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है। वो ये बात थी कि वायु क्या होता है। वायुमंडल की एक परत है जो गैसों की परत बोली जाती है। पृथ्वी के बाहरी परिवेश में क्या है, एक गैसों की परत को हम वायुमंडल बोलते हैं। और इस वायुमंडल में हमें देखा कि सबसे ज़्यादा जो मतलब गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। उसके बाद हमने ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो थर्ड वन जो गैस है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। आई थिंक थोड़ी थोड़ी बातें याद भी आ रही होंगी। उसके बाद हम आगे चले और हमने वायुमंडल की संरचना को देखा था। वायुमंडल की संरचना, जिसमें सबसे नीचे हम भूपर्वती के आसपास की जब बात करते हैं तो क्षोभ मंडल की बात की थी हमने। किसकी बात की थी, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल क्या होता है, सारी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। और अगर हम बात करें परिस्थिति की महत्व जो होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। जैव मंडल, जिसको हम जीवों का मंडल बोलते हैं, वो हमारा कौन सा है, क्षोभ मंडल ही है। ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन संबंधी जो गैस है वो हमारा क्षोभ मंडल में ही मिलती है। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं हमें ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने देखा समताप मंडल। समताप मंडल क्या था भाई, इसमें क्या होता है, समताप मंडल दूसरी परत होती है भूपर्वती से। अगर हम बात करें तो ये वायुमंडल की दूसरी परत है। और इसमें क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, आसमान क्या होता है, साफ होता है। तो वायुयान उड़ाने के लिए ये परिस्थिति एकदम ठीक होती है, ठीक है ना, अनुकूल होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इसमें क्या मिलता है, ओजोन परत मिलती है, ठीक है ना। ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उससे, उसमें जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारा क्या करती है, रक्षा करती है। बस इतनी बात। आगे हमने पढ़ा समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। और मध्य मंडल में जो हमने पढ़ा था, मध्य मंडल तीसरी परत है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक बाह्य मंडल और फिर बाहिर मंडल। मध्य मंडल के बाद हम आयन मंडल पढ़ते हैं। मतलब जब ज़्यादातर हम एडिशनल बुक्स वगैरह देखेंगे, जो भी हमारी बुक्स हैं उनमें हम आयन मंडल पढ़ते हैं। लेकिन आयन मंडल नहीं बता के जो 7th क्लास की एनसीईआरटी ने बताया वो होता है बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल की एक परत बताई है, कौन सी, आयन मंडल। आयन मंडल को बोला है कि बाह्य मंडल का एक पार्ट होता है आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल की क्या विशेषता है, इसमें अगर हम देखें तो रेडियो संचार जो तरंगें परावर्तित होती हैं, और हमारे यहाँ पर अगर हम पृथ्वी पर देखते हैं रेडियो जो भी हम सुन पाते हैं, वो तरंगें कहाँ से आती हैं, आयन मंडल से परावर्तित होकर आती हैं। क्लियर हुई बात। उसके बाद हमारा होता है बाह्य मंडल। और उसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ खास जानकारी नहीं दी है। ये बोला है कि ये क्या है, वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। और इसकी ये भी नहीं बताया कि इसकी ऊंचाई कहाँ तक है या क्या है, कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गए थे तुम, पीछे वाली क्लास में थे? तो सारे लोग गए थे उस टाइम पे, कहाँ थे? हम तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, हम तो शांति से खड़े हुए थे जब तक। अच्छा, इनकी बात भी बाद में हुई थी, पता नहीं कहाँ रहते, सोते रहते हैं आधे लोग। चलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौसम एंड जलवायु की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है एनसीईआरटी का, ये हमारा था वायुमंडल की संरचना। अब इसके बाद मौसम एंड जलवायु। मौसम क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। और अगर दीर्घ अवधि में इस वायुमंडल के परिवर्तन को हम देखते हैं तो इसे हम जलवायु बोलते हैं, ठीक है। दीर्घ अवधि में अगर हम वायुमंडल के परिवर्तन को देखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, जलवायु बोलते हैं। और जलवायु क्या होता है, ये भू स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित करता है, मतलब इफेक्ट करता है। भू स्थिति को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर जलवायु कहीं की ठंडी है तो वो
वहाँ पे अगर हम स्थल की बात करें तो कैसा होगा? ठंडा होगा। जलवायु अगर गर्म है तो भूस्थल की बात करते हैं तो कैसा होगा? गर्म होगा। तो कहने का मतलब भूस्थल को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिंपल सी बात एकदम समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? होनी चाहिए। तापमान की बात करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट आया नेक्स्ट, इसमें तापमान, मौसम में एक तापमान पॉइंट आ रहा है और उसमें क्या है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलन के परिमाण को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। आप बताइए, जब हम तापमान की बात कर रहे होते हैं तो कभी हमारा तापमान गर्म है, हम बोलते हैं गर्म तापमान है, कभी हम बोलते हैं ठंडा तापमान है। तो दैट मीन्स क्या है? जब वायुमंडल में गर्म और ठंडे तापमान को हम क्या बोलते हैं? इसके परिणाम को हम क्या बोलते हैं? तापमान बोलते हैं। जब भी गर्म होता है या ठंडा होता है, इससे जो परिणाम निकल के आता है उसी को हम क्या बोलेंगे? तापमान बोलेंगे। और ये तापमान क्या करता है? हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। जिस तरीके से तापमान में आप लोगों ने देखा होगा, जब सूर्य की किरणें हम पे लंबवत पड़ रही होती हैं तो पृथ्वी जो है ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करती है और उस टाइम पे तापमान कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारे जीवन शैली को क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। अब जब हम दक्षिणायन हो रही होती है सूर्य की किरणें, या फिर क्या हमारे हिसाब से दक्षिणायन की ही बात करेंगे क्योंकि कर्क रेखा पे हैं हम लोग, हम पृथ्वी पे हैं, कर्क रेखा पे हैं, तो हम दक्षिणायन की बात करेंगे। तो जब दक्षिणायन हो रहा होता है, सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में लंबवत पड़ रही होती हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा होता है? हमारे पास तापमान कैसा होता है? शीत ऋतु वाला तापमान होता है और वो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है और हम कैसा महसूस करते हैं? सर्दी महसूस करते हैं। और उस टाइम पे हम सभी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कोई कट स्लिप पहन के घूमता है क्या ठंडी रोड पे? नहीं ना, हम लोग सभी फर्री टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, सुन ले। तापमान का अगर हम बात करें, ये केवल दिन और रात में परिवर्तित नहीं होता है। तापमान की अगर हम बात करते हैं, दिन में तापमान अलग होता है, रात में तापमान अलग होता है। जिस तरीके से तापमान दिन में होता है, क्या उसी तरीके का तापमान रात में होता है? कभी आपने महसूस किया? कितनी भी गर्मी होती है, लेकिन तापमान जो दिन का था, जिसमें आप 5 मिनट 12 बजे के बाद धूप में खड़े नहीं हो सकते थे, वो रात में आप 12 बजे बाहर खड़े रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो दिन और रात में ये तापमान परिवर्तित नहीं होता है, ये मौसमों में भी परिवर्तित होता है। तापमान मौसम के अकॉर्डिंग भी परिवर्तित होता है। जैसे कि शीत ऋतु आती है तो हमारा तापमान शीत होता है, जब गर्म ऋतु आती है, जैसे गर्मी होती है, तो हमारा तापमान कैसा होता है? गर्म होता है। क्लियर हुई बात? हम बात करते हैं ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है आतपन, ये बहुत ही गंदा वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आतपन, ये सूर्य तप की बात कर रहा है, सूर्य तप, जिसको आइसोलेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, आइसोलेशन को अगर ये कन्वर्ट कर ही रहा था तो सूर्य तप में करना चाहिए था। आई डोंट नो इसने तापन क्यों लिखा है, ठीक है ना? जब लिख ही दिया है तो हमें वही समझना है। ये बात कर रहा है किसकी? आतपन की, ठीक है, बिल्कुल सही है। आतपन क्या होता है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो क्या करती है? पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊष्मा जो पृथ्वी क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आतपन बोलेंगे, या फिर हम सूर्य तप बोलेंगे। सूर्य तप एकदम सिंपल समझ में आ रहा होगा। सूर्य का तापमान हम जो अवशोषित कर लेते हैं, या पृथ्वी जो अवशोषित कर लेती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं। क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात की है आतपन की। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये घटता है। ये बात तो क्लियर ही है सबको। भूमध्य रेखा से सूर्य के तापमान की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है ना? विषुवत रेखा। तो यहाँ से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है ना? ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान सभी को पता है कैसा होता है? डिक्रीज होता है। विषुवत रेखा पर तापमान कैसा होता है? बहुत ही अधिक होता है। तो सूर्य तप की मात्रा भी क्या होगी? विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होगी। जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर पृथ्वी सबसे ज्यादा अवशोषित करेगी, सबसे ज्यादा अवशोषित करेगी, क्योंकि वर्ष भर पृथ्वी के, अगर हम विषुवत रेखा के आसपास के एरिया की बात करें तो वर्ष भर प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। वर्ष भर प्रकाश की जो किरणें होती हैं इस एरिया में लंबवत पड़ती हैं और 2 बार विषुव पे लंबवत पड़ती हैं। कौन कौन सा दिन होता है वो? 21 मार्च और 23। तो ये बात समझ में आ गई। ध्रुवों पर जाने पर ये क्या होगा? घटेगा। सूर्य तप की मात्रा ध्रुवों पर जाने पर घटेगी। और अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा क्या होगी? बहुत ही अधिक होगी। किसी को इसमें डाउट है? मतलब किसी को डाउट है इसमें? कुछ लोग के फेस पे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। बोलेंगे नहीं तो समझाएंगे, बोलेंगे तो समझा देंगे। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सूर्य तप का मतलब होता है सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो पृथ्वी क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि सूर्य के से आने वाली जो ऊष्मा
बात करते हैं तो तापमान भी सबसे अधिक कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे होता है। तो इसने बोला है कि जो सूर्य से आने वाला जो आपतन है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है, ध्रुवों की ओर घटता है। तो ये हम सभी को पता है। जो ये है सूर्य है, सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ तक पड़ती है? कर्क रेखा और मकर रेखा तक। ये हमारी क्या है? कर्क है और नीचे हमारी क्या है? मकर है। इसको हम बोले अगर तो 23.5 है, ठीक है, इसको हम बोले तो 23.5। यहाँ तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। उसके अलावा ऊपर अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें लंबवत ऊपर या नीचे दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में नहीं पहुंचती हैं। तो जिस हिसाब से हम देखते हैं तो ये जो ध्रुव है ये कैसे है भाई? आप सभी को पता है जमे पड़े हैं। ये आप सबको पता है जमे पड़े किससे? हिम से, बर्फ से। बर्फ से अगर ध्रुवों की बात करें तो ये जमे हुए हैं और 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। अगर सूर्य उत्तरायण हो रहा होता है तो उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा भाई? दिन होगा कितने टाइम का? 6 मंथ का दिन होगा, 6 मंथ का दिन। जब उत्तरायण हो रहा होगा, कर्क रेखा की ओर जा रहा होगा, और जब दक्षिणायन हो रहा होगा तो 6 महीने का दिन यहाँ होगा, और जब यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा तो दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात हो जाएगी। जब दक्षिणायन हो रहा होगा तो 6 महीने का दिन यहाँ होगा और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होता है। क्यों होता है? 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होता है। ये जो है आप इसको कैसे भी घुमा लो, ये वाला एरिया यहीं रहने वाला है, ये वाला यहीं रहने वाला। अगर मैं इसको सीधा कर लूँ, मानो ये सीधा है क्योंकि ये टेढ़ी थी, 23.5 थी, ये सीधा है। अब ये अगर ऐसा होता, मान लेते हैं अगर ऐसा होता तो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता वो प्रॉपर तरीके से यहाँ तक पड़ता। लेकिन अभी जब ये तिरछी है तो सूर्य का प्रकाश एक बार उत्तरायण पड़ता है और एक बार दक्षिणायन पड़ता है, इसके घूमने के आधार पर। बात सबको समझ आ रही है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आइसोलेशन के कारण ही क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो आइसोलेशन के कारण जो नगरों के भवन होते हैं वो वो कंक्रीट से बने हुए होते हैं, तो सूर्यताप की जो मात्रा अवशोषण मतलब ऊष्मा होती है उसको अधिक अवशोषित कर लेते हैं। घनी आबादी वाले होते हैं, इसलिए रात के समय वो सूर्य का जो सूर्य से ऊष्मा ली थी उसका विकिरण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो घने नगर है ना वो बहुत ही गर्म जलवायु वाले होते हैं, बहुत ही तापमान क्या होता है? अधिक होता है। एट प्रेजेंट जो हमारे यहाँ का तापमान है और आप अगर दिल्ली या मुंबई में चले जाएं, सेम तापमान मिलता है क्या? नहीं होता है। चलिए मुंबई की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो हमसे थोड़ा नीचे है, उसका तापमान की अलग बात करेंगे क्योंकि उसका अक्षांश रेखा भी अलग हो गई। अक्षांश रेखा के साथ साथ उसका क्या है? विषुवत रेखा के पास पहुंच गया। लेकिन हम दिल्ली की बात कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास पड़ता है, हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, ठीक है, हम इंडिया वाले, तो दिल्ली की बात तो करेंगे अपन लोग। दिल्ली हमारे आसपास का एरिया है, तो दिल्ली अगर हमारे आसपास का एरिया है तो सेम तापमान मिलना चाहिए अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग। एकाध अक्षांश रेखा अगर ऊपर है तो थोड़ा बहुत तापमान में अंतर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग के तापमान में और उनके तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही घनी आबादी वाला मतलब नगर है, और नगरों के साथ साथ बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंगें मिलती हैं जो कि कंक्रीट या फिर बलुआ पत्थर या फिर हम बात करें संगमरमर से बनी हुई हैं। ये संगमरमर या बलुआ पत्थर कंक्रीट क्या करते हैं? सूर्य की जो ऊष्मा है इसको अधिक एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मिट्टी के बने घर में हम रहते हैं, आप लोगों ने कभी सामान्य जीवन जिया हो तो कभी हो सकता है कोई रिलेटिव्स में या किसी में मिट्टी के घर में आपको लेटने बैठने को मिला, तो वहाँ बहुत ही ठंडा फील होता है। मिट्टी के घरों में सूर्य तप की मात्रा क्या नहीं होती, वो अवशोषित नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब परावर्तित हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने मिट्टी के घर में आप नहीं बैठे लेटे होंगे, कोठली में, कोठली बोलते थे पहले, चलो, लेकिन फिर भी आप लोग देखते होंगे मिट्टी से कुछ लोग आज भी घर के बाहर एक बंगला बनाते हैं, जो पार्क बनाते हैं उसमें एक बंगलो टाइप का बनाते हैं, उसमें मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, ऊपर छत जो बनाते हैं वो इस तरीके से फूस की छत बनाते हैं। फूस मतलब तो समझते होंगे ना, मतलब जो घास वगैरह टाइप का होता है उससे क्या बनाते हैं? छत बनाते हैं। उसमें भी आपको बहुत ठंडा फील होता है। आप कभी अगर बैठे हो उस टाइप की जगह पे तो बहुत ही ठंडा फील होता है, उसमें गर्म फील नहीं होता, क्योंकि जो मिट्टी है वो क्या नहीं करती, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उसको इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है जितना कि कंक्रीट करती है, जितना कि संगमरमर करता है, जितना कि बलुआ पत्थर करता है। और वही क्या करता है, जो अवशोषित ऊष्मा थी उसको परावर्तित भी रात के समय उतनी आसानी से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का तापमान अधिक होता है। नगरों का तापमान कैसा होता है? अधिक होता है गाँव की अपेक्षा। क्लियर हुई बात? चलो वायुदाब की बात करते हैं बेटा। वायुदाब क्या होता है? तो वायुदाब जैसे कि हमने कल थोड़ा हम हमेशा से समझते आ रहे हैं। वायुदाब क्या होता है? वायु जो दाब लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वायुदाब बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, वर्ड को तोड़ लो, वायु जो भी दाब लगाती है उसको हम क्या बोलेंगे? वायुदाब बोलेंगे।
लेकिन वायु दाब को हम कैसे समझें, कैसे समझ में आए वायु दाब होता क्या है? वायु जो दाब लगा रही होती है हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा होता कि वायु दाब लगा रही है हम पे? क्योंकि वायु का दाब चारों तरफ से लग रहा होता है और एक बराबर मात्रा में लगता है, इसलिए हमें फील नहीं होता कि वायु से कोई दाब लग रहा है। सेम चीज़ होती है जब वायु से जितने फोर्स के साथ में दाब लग रहा होता है उतना ही हमारी बॉडी होती है वो भी क्या करती है? विपरीत दाब लगा रही होती है। क्या करती है? विपरीत दाब लगा रही होती है। इसीलिए क्या होता है, वायु का दाब हमें समझ में नहीं आता कि वायु से हमें कोई दाब भी लग रहा है। अच्छा, वायु दाब को अगर हम ऊपर जाएं ध्रुवों की ओर तो ये क्या होता जाता है? कम होता जाता है। वायु दाब क्या होता है? पृथ्वी, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलना शुरू करें तो वायु दाब क्या होता है? कम होता है। याद रखेंगे तापमान और दाब दोनों में डिक्रीज होता है, दोनों में कमी आती है हम ध्रुवों की ओर जब चलते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर जाएंगे तो वायु दाब, और अगर हम बात करें दाब और ताप की बात करें तो ये पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक है। तो दैट मीन्स क्या है, पृथ्वी के अंदर जाना शुरू करेंगे तो ताप और दाब का क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा। बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात थी, कुछ था ही नहीं। वायु दाब क्या है? वायु से लगने वाला दाब वायु दाब कहलाता है। चारों दिशाओं से लगता है इसलिए हमें फील नहीं होता। और एक और कारण है जो फील नहीं होता, चारों दिशाओं से लगता है और हमारी जो बॉडी है ये भी उसके विपरीत दाब लगा रही होती है, इसलिए हमें फील नहीं होता। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, चंद्रमा पे भेजने के लिए हम चंद्रमा यात्रियों को कुछ सूट पहनाते हैं, स्पेशल सूट। क्यों पहनाते हैं? कोई पता? किसी को पता? वायु दाब, वहाँ पे दाब नहीं लग रहा होता, वायु का दाब नहीं लग रहा होता है और हमारी जो बॉडी है वो विपरीत दाब लगा रही होती है। हमारी जो बॉडी है ये विपरीत दाब लगा रही होती है, लेकिन वहाँ पे दाब नहीं लग रहा होता है। जब हमारा कोई भी चीज़ बाहर की ओर दाब लगा रही है और बाहर से दाब नहीं लग रहा है, तो आप ये बताइए, अगर हम किसी चीज़ पर धक्का लगाए जा रहे हैं, उधर से कोई दाब नहीं लग रहा, तो वो चीज़ गिरेगी कि नहीं गिरेगी? सेम चीज़ है कि हमारी वेन्स या आर्टरीज जो होती हैं ये फट जाती हैं, ब्लड सारा बाहर आ जाता है, उसके बाद आप भगवान को प्यारे। ठीक, वहाँ चंद्रमा पे हैं वैसे आप, लेकिन पता नहीं चंद्रमा के बाद भी आप सूर्य पे जाते हैं, फिर कहाँ आ जाते हैं। ठीक है ना? वैसे तो अपने चंद्रमा पे होते ही हैं ऑलरेडी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आप लोग बहुत ही सिंपल सा, अपना लोग तो वही लेते हैं हमेशा, नैनीताल वाला। जब भी कोई नैनीताल जाता है और बहुत ही छुई मुई टाइप का है, आप लोग सही से इंसानों को लेके जाना, कुछ छुई मुई टाइप की लड़कियाँ भी जाती हैं, उनके नाक से खून आने लग जाता है। ये तो थोड़ा सा ऊपर हुआ, इसमें खून आने का क्या मतलब था? लेकिन वो बहुत ही नाजुक कली होते हैं ना, कुछ लोग नाजुक वाले, वो वाले होते हैं। तो ये क्या होता है भाई, ऊपर जाने पर जब वायु दाब लगता है तो कहते हैं कि नाक की नक्सीन उनकी टूट जाती है और नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? एक टाइम आता है थोड़ा सा वो वहाँ पे एब्जॉर्ब करना सीख जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे ठीक ठाक रहते हैं, सिर्फ नाक से थोड़ा बहुत खून आ जाता है। ठीक है, तो ये घटनाएँ आपको देखने को मिलेंगी। अब वायु की बात अगर हम करें तो ये सदैव निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहेगी या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। हाँ, नाजुक कली पे अटके हुए हैं। वायु की अगर हम बात करते हैं बेटा जी, तो वायु की अगर हम बात करें तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है सदैव, या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है? उच्च से निम्न की ओर बहती है। निम्न दाब लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, निम्न दाब की ओर। अब ये इसका क्या मतलब है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है? देखिए, जब भी वायु क्या होती है भाई, गर्म होती है, गर्म होकर क्या होती है, फैलती है। तो ये विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगा कि ध्रुवों पर ज़्यादा होगा? विषुवत रेखा पर तापमान क्या है, अधिक है। जहाँ पे तापमान अधिक होता है वायु कहाँ, वहीं पे तो गर्म होगी। या जहाँ पे तापमान ठंडा होता है वायु, वहाँ पे गर्म कर देंगे आप लोग। जहाँ गर्म होगा, तापमान ज़्यादा है, वहाँ पे वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म होगी तो क्या करती है, वो फैलती है। और जब फैलती है तो वो क्या करती है भाई, ऊपर उठती है। गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ क्या करती है, ऊपर उठती है। सेम चीज़ वायु गर्म होने के बाद ऊपर उठती है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा, कुछ कुछ नए शक्ल है तो देखो, सुन लो, घर जाके आज अपनी मम्मी पापा के लिए एक कप चाय बनाना। ठीक है? अब जब चाय बनाएंगे उसके ऊपर ढक्कन ढक देना, जिसमें भी बना रहे होंगे। जब वो गर्म होगा तो वो ढक्कन क्या होता है, उठता है। आप लोगों ने देखा होगा, तो पानी गर्म हो रहा है और गर्म होने के साथ क्या हो रहा है, जलवाष्प बन रहा है और वो ऊपर उठ रहा है। बात समझ आ रही है? ऊपर उठ रहा है तो वो एक वायु बन जाती है, वायु जलवाष्प बोलते हैं उसे। तो वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है। और जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनता है। क्या बनता है भाई, निम्न दाब का केंद्र बनता है। आज तो सारे मार्कर सही चलेंगे वैसे। वायु गर्म होकर
ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठेगी और यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनेगा, निम्न दाब। मान लेते हैं यहाँ से वायु ऊपर उठ गई, ये ऊपर जाती जा रही है, निम्न दाब हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, निम्न दाब हो गया। यहाँ पे वायु नहीं रही तो दाब कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। निम्न दाब हो गया तो जो ठंडी जलवायु थी जो ऊपर थी, ठंडी जो वायु थी जो ऊपर थी, वो क्या करेगी भाई, यहाँ आकर के इसको निम्न दाब वाले केंद्र को भरना शुरू कर देगी। यानी ऊपर नहीं भी मानेंगे, कुछ ऐसी जगह पे मान लेंगे जहाँ ठंडा है, तापमान कैसा है, ठंडा तापमान है, ठंडी है वहाँ पे, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी। ठंडी जलवायु निम्न दाब के केंद्र को जो है भरना शुरू कर देती है, निम्न दाब के केंद्र को भरना शुरू कर देती है। तो हमेशा जो वायु होती है वो कैसे, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जो भरना शुरू कर रही है निम्न दाब की ओर आ रही है ठंडी वायु, ये ठंडी वायु, अरे ठंडी वायु। तो ठंडी वायु कहाँ से आ रही होगी, उच्च दाब से आ रही होगी। कहाँ से आ रही होगी, उच्च दाब से, उच्च दाब से आ रही होगी। तो ठंडी जलवायु यहाँ आके निम्न दाब को भरना शुरू कर देती है और फिर वापस से ये जो वायु आई थी ये फिर से गर्म हो जाती है, फिर ऊपर उठ जाती है, फिर ठंडी वायु आती है, निम्न दाब को भरती है और ये इस तरीके का क्रियाक्रम चलता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम निम्न दाब की बात करते हैं, निम्न दाब की बात करते हैं तो निम्न दाब का मतलब होता है वर्षा। निम्न दाब का मतलब क्या होता है, वर्षा, कोहरा, ठीक है, या हिमवृष्टि वगैरह भी हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, इसका मतलब होता है निम्न दाब का। उच्च दाब की अगर हम बात करते हैं तो उच्च दाब का मतलब होता है साफ मौसम। उच्च दाब का मतलब क्या होता है, साफ मौसम। अब ठंडी वायु है तो जमीन क्या है, भूपर्पटी के आसपास ही रहेगी, ऊपर उठ ही नहीं रही। जब ऊपर नहीं उठ रही तो वर्षा कहाँ से हो जाएगी, वर्षा क्यों होती है, वायु जब गर्म होकर ऊपर उठती है अपने साथ क्या लेके जाती है, जलवाष्प को लेके जाती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाती है जलवाष्प ऊपर उसके साथ जाता है, तापमान धीरे धीरे कम होता है और तापमान धीरे धीरे, आपको पता है ऊपर जाने पे तापमान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तापमान जब डिक्रीज होता है, कम होता है, तो जो जलवाष्प को लेके गई थी वो अपने आप में क्या होने लगता है, संघनित होने लगता है। जब वो संघनित हो जाता है तो क्या होता है, जब संघनित हो जाएगा, पानी की बूंदें बन जाएंगी, तो क्या ऊपर वो तैर सकती हैं, जितनी देर तक तैर सकती हैं तैरती हैं। उसके बाद वो जब उनका भार बढ़ जाता है तो वो नीचे आकर के क्या होती है, गिरना शुरू हो जाती है। इसे हम वर्षण बोलते हैं और जब पृथ्वी पे आ जाता है हम इसे वर्षा बोलते हैं। बात क्लियर हुई, ये अपना वर्षा थी, वर्षण थी। अभी आगे बढ़ेंगे, चलो भाई, ये सबको समझ में आया, ये वायु समझ में आया। वायु क्या कर रही है भाई, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट याद नहीं रख सकते हो? अब जब वायु चल रही हो तो उससे पूछ तो सकते हो ना, कैसे चल रही हो भाई, इधर कैसे आई, अच्छा उच्च दाब से आई हो क्या, चलो ठीक है रुक जाओ फिर यहीं पे, ऐसे बात कर सकते हो। अभी वर्षा हुई थी, हमने बोला था आप वर्षा होगी तो आप वर्षा से बात करना, कैसे गई थी, हमारे यहाँ से गई थी। अभी थलशाला की बात होगी आगे वाले चैप्टर में, तो थलशाला का मतलब क्या है वो सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन इनसे ही पूछ लिया करो, प्रकृति रूप से इनसे ही एक दो क्वेश्चन पूछ लिया करो, इससे चीज़ें अच्छी रहती हैं, है ना। आप लोग इनसे बात भी कर सकते हो, बाकी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं। चलो अब बाहर जाएं आप, और जो आपको वायु छू के जाती है, जो पवन, और वो बहुत ही अच्छा फील कराती है आपको। कई बार ऐसा होता है जब जो हवा चल रही है वो आपको जब छूती है तो आपका पूरा बॉडी हिल जाती है। तो इससे पूछ तो लेना एटलीस्ट कौन सी वाली हो, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये कहती है कि ठंडी वाली है तो दैट मीन्स क्या है, ये उच्च दाब से आ रही है। अगर ये कहती है ये गर्म वाली है तो दैट मीन्स क्या है, ये ऊपर उठ रही है और निम्न दाब बना के जा रही है। सही है ना। चलो 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 आ जाओ, पवन पे आ जाओ भाई। पवन पे, पवन क्या होती है सेम चीज़ है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली जो वायु होती है उसको हम पवन बोलते हैं, उसको हम पवन बोलते हैं। चलिए इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं था, बहुत सारी चीज़ें बोली हैं इन्होंने, पवन बोलते हैं। और पवन की बात इन्होंने की है, जो पवन है ये 3 टाइप की होती हैं। पवन कितनी टाइप की होती हैं भाई, पवन की बात की है इन्होंने, एक तो होती है स्थायी, स्थायी पवन ही लिख लेते हैं सर, स्थायी पवन, इसको व्यापारिक पवन भी बोलते हैं, व्यापारिक पवन भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सी होती है भाई, मौसमी। ये जो मौसमी होती है ये मानसूनी पवनें बोलते हैं हम इसको। और ये तो तीसरी वाली बची है हमारे पास, ये कौन सी होती है, स्थानीय, जो हमारे आसपास हमेशा चलती रहती है, स्थानीय, ठीक है, स्थानीय। चलिए ये जो अभी बाहर से आ रही है आपको थोड़ी ठंडी ठंडा सा फील करा रही है, ये कौन सी है, बाहर से जो हवा आ रही है जो आपको अच्छा सा फील करा रही है, ये कौन सी है, स्थानीय है। ये कौन सी हवा है, टेम्परेरी,
सिंपल, कृत्रिम हवा है। ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए स्थायी भवनों की अगर हम बात करें, स्थायी भवनों का मतलब होता है स्थायित्व है इनका, हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, इनका स्थायित्व है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। स्थायी मतलब ये स्थायी तरीके से ऐसे ही चलती रहती हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं उन्हें पछुआ पवन भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पछुआ बोलते हैं ना, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। हाँ, जेट धारा अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पछुआ पवन बोलते हैं। पछुआ पवन कौन सी होती है, जैसे कि हम पढ़ेंगे इंडिया में जाकर के। पछुआ पवन कहाँ से आती है, भूमध्य सागर, जिसको हम मेडिटेरियन सी बोलते हैं। मेडिटेरियन सी से हमारे साइबेरियाई रूस होते हुए, साइबेरियाई रूस अलग बोल के, मेडिटेरियन सी से भू मतलब हाँ भूस्थल से हमारे भारत में आती है और ये हिमालय से टकराती हैं, उन्हें हम पछुआ पवन बोलते हैं, जेट धारा भी बोलते हैं ना। तो पश्चिमी जेट धारा, उसके अलावा हम देखते हैं उत्तरी जेट धारा और दक्षिणी जेट धारा, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये पछुआ पवन बोलते हैं। व्यापारिक इतना ही बोला है, आगे कुछ नहीं बोला इसने, हम भी नहीं बोलेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरी पवन की। दूसरी कौन सी है, मौसमी पवनें। मौसमी पवनों के बारे में कुछ ऐसा खास सा नहीं है। इंडिया में आप याद रख सकते हैं जो मानसूनी पवनें हैं वो हमारी मौसमी पवनें हैं। मौसम का मतलब है मौसम के अकॉर्डिंग चले। तो मौसम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मानसूनी पवनें होती हैं। मानसूनी पवनें होती हैं जो हमारे यहाँ पे वर्षा कराती हैं। एक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, एक उत्तर पूर्वी मानसून होता है। आप सभी ने मानसून पढ़ा है, क्या याद है कुछ? चलो अगर याद ही है तो बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा सबसे अधिक ग्रहण करने वाले कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु है। उत्तरी सरकार मतलब बोले क्या, मतलब आंध्र प्रदेश। ये क्या नया कर दिया इन्होंने? पॉलिटिकल तो था, हमने कल बात भी की थी, पॉलिटिकल नहीं लाना है। पॉलिटिकल तो हमारे पास भी है, अंग्रेजी वाला ला दिए, बस इतना किया है, ठीक है। चलो तो हाँ, आप लोगों ने क्या बताया, तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है और आंध्र प्रदेश तट पर होती है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो सबसे अधिक वर्षा ग्रहण करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले हम केरल की बात करते हैं। और उत्तर पूर्वी राज्य जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि मौसिनराम से आप याद रख सकते हैं। मौसिनराम एक ऐसा स्थल है जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। क्लियर हुई बात? तो अगर हम बात करें मतलब इंडिया की, अपना इंडिया वाले, इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ से होती है? मानसूनी पवनों से होती है। तो मानसूनी पवनें क्या होती हैं? मौसमी पवनें कहलाएंगे। क्लियर हुई बात? उसके बाद एक बच रहा है हमारा स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें का क्या मतलब होता है? हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए सुन लीजिए, किसी छोटे क्षेत्र में दिन या एक मौसम के टाइम पे चलने वाली पवन को हम क्या बोलते हैं भाई? स्थानीय पवन बोलते हैं। छोटे क्षेत्र का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि छोटे क्षेत्र का मतलब है कि जो हमारा ये ड्रमंड कॉलेज है इसके इसी वाले रूम के आसपास जो चल रही है वो स्थानीय है, ऐसा नहीं है। स्थानीय का मतलब पूरा पीलीभीत जिला भी हो सकता है, जिस आसपास के जितने भी गांव और छोटे मोटे कस्बे पड़ेंगे वो सारे आ सकते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र में चलने वाली किसी दिन या रात में, या हम बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर मौसम में चलने वाली पवनों को हम क्या बोलेंगे? स्थानीय पवनें बोलेंगे। इन पवनों में एक इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि हमारे उत्तर भारत में चलती है उसे हम लू बोलते हैं। ये शुष्क पवन होती है। कैसी पवन होती है? शुष्क पवन होती है। शुष्क और गर्म पवन होती है। आज भी आप लोगों ने, मैंने कल भी बोला था, आज भी आप लोग के घर में मम्मियाँ बोलती होंगी, आपसे नहीं, आप तो खैर छोटे भाई बहन अगर होंगे या किसी के छोटे भाई बहन नहीं होंगे तो घर में कोई ना कोई तो ऐसा छोटा मोटा होगा, भाभी का बच्चा, बहन का बच्चा, ऐसा। तो हम उनको बोलते हैं कि दोपहरी के समय टाइम, मतलब दोपहर के टाइम जो होता है, बाहर नहीं जाओ, लू चल रही है। और इस लू से क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये बहुत ही शुष्क होती है और गर्म होती है। शुष्क का मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही, इसमें आर्द्रता नहीं होती, ये बहुत ही शुष्क होती है। और कैसी होती है? गर्म होती है, इसलिए इसको लू बोलते हैं। और ये कहाँ चलती है? अगर हम भारत की, उत्तर भारत की पवनों में याद रखें तो हम लू को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे चक्रवात की एक केस स्टडी दी हुई है। चक्रवात की एक केस स्टडी दी हुई है। पीछे हमने एक भुज की केस मतलब स्टडी को देखा था। भुज जो कि कितने टाइम, कौन सा टाइम था भुज का? 2004, 2001। और ये जो केस स्टडी है ये है किसकी भाई? 1999 की। अगर किसी का ऑप्शनल है तो थोड़ी सी बात हम आपको बता दें,
ठीक है, इसमें जो है एक दो चीजें जैसे याद करने लायक क्या है, केस स्टडी को पढ़ लेना एक बार, पढ़ने की होती है सिर्फ याद, उसमें से ये चीजें नहीं करनी है कि कब हुई थी। अब करंट में इसको इससे नहीं पूछा जाएगा कि कब हुई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट जब आप लिख रहे होंगे कुछ ऐसा निबंध वगैरह आएगा तो इस टाइप की चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी, इस टाइप की चीजें ऐड करने के साथ साथ आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइम पे हुई थी, यहाँ हुई थी, तब आपका थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें एक लिखा हुआ है, आप लास्ट पैराग्राफ से थोड़ा ऊपर आइए, लास्ट पैराग्राफ जो इसमें दिख रहा होगा इससे थोड़ा ऊपर आइए। इरेसामा एवं लिखा हुआ है बालीकुंडा, इरेसामा एवं बालीकुंडा, इनको आप मैपिंग में याद रखेंगे कि इसकी मैपिंग करेंगे, देखेंगे ये कहाँ पे है, इरेसामा एंड बालीकुंडा, इरेसामा बालीकुंडा। क्लियर है? इस महाचक्रवात में भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय उड़ीसा और उसके बाद पूरे तट को बर्बाद किया। तो भुवनेश्वर, कटक आपको देखना है कहाँ कहाँ पड़ते हैं, भुवनेश्वर, कटक, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक और उड़ीसा। लास्ट में लिखा हुआ है पारादीप एवं कोंकण, पारादीप एवं कोंकण के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। तो पहली बात, हमें मैंग्रोव के बारे में पता होना चाहिए, पारादीप के बारे में पता होना चाहिए, कोंकण के बारे में पता होना चाहिए कि पारादीप और कोंकण यहाँ है तो इसके बीच में मैंग्रोव थे और ये क्या हो गए थे, कंप्लीटली नष्ट हो गए थे। बात क्लियर हुई? बस इतना केस स्टडी से आप लोग को देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा देखिएगा। आर्द्रता की बात करते हैं बेटा जी। आर्द्रता क्या होती है? जलवाष्प, वायु में जलवाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता बोलते हैं, या फिर हम बोले सिंपल परिभाषा है, हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं ऐसे ही। जब पृथ्वी से या जलाशयों से, पृथ्वी या जलाशयों में क्या क्या आ जाएगा, नदी आ जाएगा, आपका कोई भी झील आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, या फिर आप बात करें समुद्र आ जाएगा, या फिर आप बात करें तो महासागर भी आ जाएंगे। ठीक है ना? पृथ्वी या जलाशय से जो जल का बाष्प बनना ही क्या कहलाता है, जल का बाष्प बनना ही जलवाष्प कहलाता है। और ये जलवाष्प की, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता बोलते हैं। कुछ लोग को नहीं समझ में आया, चलिए। पृथ्वी एंड जलाशय, जो भी जलाशय, ऐसे लिखना है आपको, छोटा छोटा लिखिए, टाइपिंग वाले नोट्स पे ध्यान मत लगाइए, है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ये क्या है भाई, पृथ्वी एंड जलाशय, जलाशय को हमने आई नो, जलाशय बड़ा वाला शाह बनता और ठीक, पृथ्वी एंड जलाशय, ये इसमें जो हमारी बात करते हैं अगर जल का वाष्प बनना, देखो जलाशय से ही तो जल का वाष्प बनता है, जल का वाष्प बनना क्या कहलाएगा, जलवाष्प कहलाएगा। और वायुमंडल, जो आपका वायुमंडल है, इसमें जलवाष्प की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। जलवाष्प की मात्रा अगर अधिक होती है तो हम इसको आर्द्र दिन बोलते हैं, हम बोलते हैं ना आर्द्र दिन। आजकल हम खूब बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा आर्द्र दिन है, पसीना नहीं सूखता, गर्मी भी नहीं लगती, कुछ समझ में भी नहीं आता, है ना। तो ये कैसे दिन होते हैं, आर्द्र दिन होते हैं, कोई नहीं बोलता, आर्द्र दिन होते हैं। कैसे दिन होंगे भाई, आर्द्र दिन होंगे। सेम बात इसमें भी लिखी हुई है, वायु गर्म होती है तो ऊपर उड़ती है, और ऊपर उड़ती है तो जलवाष्प को साथ लेकर के जाती है, ऊपर संघनित हो जाता है जलवाष्प, और संघनित होने के बाद क्या होती है भाई, वर्षण के रूप में, ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। यही हमारी क्या है, आर्द्रता होती है। जो वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्द्रता होती है। आ जाइए वापस, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं, बादल कैसे बन रहे हैं बताना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा बादल कैसे बन रहे हैं। बूंदे जो इकट्ठी होंगी, यहाँ भी बने थे बूंदे जो इकट्ठी, इसमें सब में एक चीज लिखी हुई ना, जलवाष्प की मात्रा जब ऊपर जाएगी तब
तापमान कम होगा तो आर्द्रता क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, ये बूंदे बन जाएंगी। जब बूंदे बनेंगी इसी को हम बादल बोलते हैं। बूंदों का संघनित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं। जब ये अपना भार वायुमंडल में नहीं संभाल पाती हैं तो वर्षा के रूप में क्या हो जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है। और जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है तो इसको हम वर्षा बोलते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई, आ जाइए। अब अगर हम बात करें वर्षा की तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है वर्षा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक इन्होंने बोला है संबानीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और वर्षा के प्रकारों की बात कर रहे हैं। संबानीय वर्षा, उसके बाद चक्रवाती और एक और होती है पर्वतीय। ठीक है, पर्वतीय वर्षा। तो अगर हम बात करें क्या हो गया, कौन है वर्षा? तुम वर्षा हो? तुम नहीं आई थी, कल वर्षा आई थी, हमने देखा। हाँ, हमने जब प्रेजेंट लगाई थी तो वर्षा हो रही थी लेकिन वर्षा एब्सेंट थी, तो हमने कहा वर्षा आई लेकिन वर्षा नहीं आई। हाँ, लेकिन अब पता चला इनका नाम वर्षा है। ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया। हमारी एक फ्रेंड भी वर्षा हुआ करती थी, जब भी वर्षा आती थी हम बोलते थे टाइम से क्यों नहीं आती, बता के आया करो, है ना। तो ये सब तो चलता रहता है। ठीक है, नाम के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन होते रहते हैं। खुश रहो हमेशा, जिसका जो नाम है हमेशा खुश रहेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इनकी बातों को बुरा नहीं मानना। संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा होती कौन कौन सी है? किसी ने मुझसे संवहनीय वर्षा के बारे में पूछा था, मैंने कहा थोड़ा वेट करेंगे, संवहनीय वर्षा के बारे में भी हम बात करेंगे। संवहनीय वर्षा क्या होती है? जब भी जल जो वायु है ये गर्म होकर कहाँ, महासागरों के ऊपर विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास क्या होती है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ये अपने साथ काफी अधिक मात्रा में जलवाष्प को लेकर के जाती है। और ये क्या होती है, इधर उधर चक्कर नहीं लगा पाती, बहुत अधिक जलवाष्प को लेकर जाती है और ये ऊपर उठती है। तापमान गिरने के कारण वर्षा हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, सीधी रेखा में एकदम वर्षा होगी। किसके ऊपर? समुद्रों के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संवहनीय वर्षा, सीधी सीधी संवहनीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा कब होती है? निम्न दाब और उच्च दाब का जो केंद्र बनता है और जो वर्षा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। कहने का मतलब जो यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बनता है, निम्न दाब यहाँ की जो हवाएं थी ये क्या हो गई, ऊपर उड़ गई। ठीक है, अब यहाँ से गर्म हवाएं आकर के यहाँ इसको बढ़ना शुरू करेंगी, गर्म हवाएं। तो देखिए ठंडी हवाएं ऊपर जा रही है, गर्म हवाएं नीचे, सॉरी गर्म हवाएं ऊपर जा रही है और यहाँ ठंडी हवाएं, तो गर्म ऊपर जा रही है, ठंडी नीचे आ रही है। चक्र जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। जब ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे इनके पास जलवाष्प था, यहाँ पे संघनित हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? संघनित हो जाएगी। संघनित होकर के ये वर्षा करा देंगे और इस वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? चक्रवाती वर्षा बोलेंगे। पर्वतीय वर्षा को एक बहुत अच्छे से समझाया था वैसे। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। कितना आज इंक डाल दिया है। ये अपना पेनिनसुला वाला भाग है जो इंडिया का है। ठीक है, ये पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप वाला भाग है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये हम इस तरीके से पवनों की जो दिशा होती है वो जहाँ से स्टार्ट होती है और जिधर को जाती है वो दिशा से नाम नहीं रखा जाता है। पवनों का जो नाम रखा जाता है वो जहाँ से
वर्षा करा देंगे, इसी को हम कौन सी वर्षा बोलेंगे? पर्वतीय वर्षा बोलेंगे। किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए, हाँ नहीं, हाइट कोई सेम चीज़ है। देखो, निम्न दाब से उच्च, जब हवाएं ऊपर बहना शुरू होती हैं और उच्च दाब की हवाएं भरना शुरू करती हैं, तो निम्न दाब और उच्च दाब दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो ये चक्रवाती वर्षा होती है। जहाँ मिल रहे हैं वो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ मिल रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। वैसे जो एनसीईआरटी ने लिखा था हमने सिर्फ वो बोला, ठीक है। आगे ये वर्षा सबको समझ में आ गई है, बहुत वर्षा पढ़ ली। आगे हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, और नए टॉपिक में फिर से हम जल पढ़ेंगे। लिसन, इसके जो क्वेश्चंस है ना थोड़ा बाद में करते हैं, पहले एक टॉपिक कंप्लीट और कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन उसके क्वेश्चन साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा पानी चाहिए होगा। चलिए, इधर आ जाइए, सारी बातें होंगी, ठीक है। अब देखिए, जल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करेंगे वापस से? जल की। जल के बिना जीवन क्या है? अधूरा है। थोड़ा इसने बोला है जल के बारे में सोचिए, आप मत सोचिए क्योंकि आपकी सोच काफ़ी विस्तृत हो चुकी है, हम जैसे कि जानते हैं, तो आप जल के बारे में सोच ही सकते हैं कि जल क्या है। जल के बारे में जो हमें सोचना है वो बस यही सोचना है कि वर्षा किस तरीके से लेके आता है। वापस से वर्षा पे आ गए हैं, बहुत ही इरिटेटिंग। दोबारा वर्षा नहीं समझाएंगे, जल चक्र समझा देंगे। जल चक्र का मतलब क्या होता है? इसमें बोला है जल चक्र। जल चक्र क्या होता है अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हम बोलिए इसने जल। चल, ये जो टॉपिक था हमारा, टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है हमारा जल, ठीक है। जल चक्र के बारे में इसने बात की है, तो जल चक्र क्या होता है? अगर हम बात करें, जल जो पृथ्वी से वायुमंडल और सागरों में चक्कर लगाता रहता है और अपना अस्तित्व चेंज करता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? जल चक्र बोलेंगे। देखो, पृथ्वी से सागरों पर पहुंचा, इसने अपना अस्तित्व चेंज कर लिया। पृथ्वी पर जब ये, सॉरी पृथ्वी से नहीं, भूस्थल से ये सागरों पर पहुंचा। जब भूस्थल में होता है तो हम इसको नदी या तालाब नाम से जानते हैं। जब ये सागरों में पहुंचता है, ये हम इसको महासागर या समुद्र नाम से जानते हैं। उसके बाद जब इसका बाष्प बन जाता है और बाष्पीकरण हो जाता है तो हम जल बाष्प बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर चला जाता है, संघनित होता है, उसको हम बादल बोलते हैं। बादल के बाद ये जब बूंदों के रूप में वर्षण होता है, उसको हम वर्षण बोलते हैं। वापस से ये जब पृथ्वी पे आ जाता है, हम इसको वर्षा बोलते हैं। और वर्षा के बाद ये वापस से कहाँ चला जाएगा? या तो महासागरों में या फिर किसी भू स्थान पर रहेगा। तो जल का ये जो चक्र है, ये समझ में आया? समझने वाली जैसी कोई बात ही नहीं थी, एक सिंपल सा पॉइंट में चलाते रहो उसको, वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल चक्र इन्होंने क्या बोला है भाई? जल का स्थल, पृथ्वी, वायुमंडल में अपने अस्तित्व को बदलते रहना या चक्कर लगाते रहना, इसी को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। बात समझ में? एक दूसरी बात इसने की है थलशाला। बहुत ही गंदा सा बात बताई है एनसीईआरटी ने थलशाला के बारे में। थोड़ी सी समझ लीजिए क्या है थलशाला को, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एक शीशे का जार लें, जैसा कि इसने बोला है, लेकिन फिर भी समझिए। इसने बोला है थलशाला, हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है, और ऐसा बोला गया है, इसमें जो लिखा है वो लिखा है कि
जाएगा। कैप पर आप देखेंगे छोटी छोटी बूंदें बच जाती है जो लटक रही होती हैं, कैप पर लटक रही होती हैं। तो दैट मीन्स क्या है, जल जो है क्या बना, जलवाष्प हुआ होगा, जलवाष्प होकर बाहर जाने का मौका नहीं मिला उसको, तो ढक्कन पे टकराया, वहीं पर क्या हो गया, बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गया, और वो बूंदें वापस से उसी किसमें गिरेंगी, जार में गिरेंगी, वापस उसी जार में गिरेंगी। तो कहने का मतलब है जो प्राचीन समय से जल था हमारी पृथ्वी पर वो आज भी मौजूद है। कहने का मतलब यही जल जलवाष्प बन रहा है, वर्षण कर रहा है और वापस से पृथ्वी पर आ जाता है, फिर उठता है तो फिर जलवाष्प बनता है, वर्षण कराता है, फिर पृथ्वी पर आ जाता है। चेंज जो हो रहा है वो सिर्फ इतना हो सकता है, जो इन्होंने बोला है वो बोला है अमेजन नदी घाटी में जो जल था, जो अमेजन नदी घाटी में कल बह रहा था, हो सकता है वो आज हिमालय में बह रहा, मतलब इन्होंने बात की है हरियाणा में बह रहा हो। वो कैसे, देखो वहां से क्या होगा, वायु के साथ में जलवाष्प बनेगी, ऊपर उठेगा, हो सकता है वर्षा वहां पे ना कराए, सीधे कुछ टाइम के लिए वायु जो थी वो इस तरीके से चलना शुरू कर दे, फिर ऊपर उठे। तो वो क्या थी, अमेजन नदी घाटी थी, वहां से हट करके जलवाष्प कहाँ आया, थोड़ा आगे आकर वर्षा करा दी, वहां से गर्म होके वायु के साथ गर्म होके जलवाष्प बन के ऊपर उठा, आकर के हमारे इंडिया के आसपास वर्षा करा दी। तो इस तरीके से जल का क्या है, चक्र चेंज हो रहा है, ये अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है लेकिन अपना अस्तित्व का परिवर्तन नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है, स्थान का तो परिवर्तन कर रहा है, आज नदियों में है, कल नालों में है, और उसके बाद आगे चला जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है, और वो समुद्र बहते बहते हो सकता है आज हमारी इंडिया का जल था और वही जल कल जाकर के प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में पहुंच गया। तो स्थान का परिवर्तन हुआ है, इसके अस्तित्व का परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हुई बात? ये हमने थलछाला के तरीके से देखा कि जो आज से पहले जल था वो आज भी है, ये जल कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, इतनी बात थी। उसके बाद लवण जल और आलवण जल की बात की है इसने। देखो आलवण जल जो है, इसने बोला है कि आलवण जल जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है, झीलों में मिलता है, झील सबको समझ में आ रही है, झीलों में मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है। एक बहुत ही गंदा सा वर्ड यूज जो किया है वो लिखा है सोते, ये स्प्रिंग की बात की है इसने। स्प्रिंग मतलब समझते हैं, सोते, स्प्रिंग मतलब समझते हैं झरना, कितना अच्छा होता है, सोते लिखा है इन्होंने, सोते, पता नहीं क्या लिखा है, हाँ वही। तो ये स्प्रिंग का अगर झरना लिख देते तो सबको समझ में आता, सोते शायद हो सकता है किसी को समझ में ना, नहीं सोते ही झरना होता है, स्प्रिंग होता है। ठीक है, स्प्रिंग जो स्प्रिंग होता है ये इंग्लिश नहीं, इंग्लिश वाला जो वर्ड मीनिंग, इंग्लिश की बुक से आप एक काम करना, इंग्लिश की बुक से जो वर्ड लिखा हुआ है उसका आप लोग जब ट्रांसलेट देखेंगे तो आपको सिमिलर सा ट्रांसलेट देखने को मिलेगा। हाँ, जो पानी निकलने लगता है, तो ये तो भूमिगत जल हो गया, इसने भूमिगत जल की तो स्पेशली बात की है, तो वो सोते की बात क्यों करेगा? हाँ, स्प्रिंग, स्प्रिंग भी झरने को ही बोलते, स्प्रिंग भी झरने को ही बोलते। अच्छा रुक जाओ, ये सोते वोते छोड़ो ना, सोते ही सुनो सर, अब सुनो मत। सोते जो सोर्स से निकल रहा है तो दैट मीन्स नल की बात कर सकते हैं एक तरीके से नॉर्मली, तो ये भूमिगत जल हो गया। इसने भूमिगत जल के बारे में अलग से बताया है, तो भूमिगत जल को इसने सोते क्यों बोला होता। लेकिन एनसीईआरटी अगर हम इंग्लिश की पढ़ेंगे वहाँ स्प्रिंग देखने को मिलता है, और स्प्रिंग जो है झरने के लिए यूज किया जाता है, आई नो दैट, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अब रुक जाओ जरा, सोते पे ही रुक जाओ, ठीक है, गंदा ट्रांसलेट नहीं है वो, सोते ठीक है, वहीं रुक जाओ। तुम लोग 1 मिनट में ऐसे भागते हो भाई बहुत। अब देखो इधर आ जाओ, आलवण जल की बात जो इन्होंने की थी वो की थी झरने में, और हम बात करते हैं नदियों में, तालाबों में, सोते में आलवण जल मिलता है। और लवणीय जल जिसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, NaCl की मात्रा अधिक होती है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, उसको हम मतलब लवणीय जल बोलते हैं, और ये कहाँ मिलेगा, महासागरीय समुद्र में मिलता है। इतनी बात किसी सबको क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए आ जाइए। जो नोट्स की बात करते हैं जरा सुन ले 1 मिनट, नोट्स जो बनाते चलना है वो कुछ इस तरीके से चलना है। जैसे हमने बात की थी जल चक्र की, उसके बाद हमने बात की थलशाला की, तो थलशाला आप बोल सकते हैं जो जल पृथ्वी पर बहुत ही सिंपल अपनी लैंग्वेज पहले था, आज भी है,
बाष्पीकृत हो जाता है, आपने देखा होगा, है ना, तो उसमें जल कम हो रहा है, कम होता है कि नहीं होता है, जल जाता है। लेकिन थलशाला में ऐसा नहीं होगा, इसमें जल कम नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सेम पृथ्वी पर जो प्रोसेस हो रही है वही थलशाला इस जार के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम हाँ ऐसा करें, लिसन, अगर हम ऐसा करें कि कुकर में सीटी ना लगाएं, सीटी मतलब सीटी से मतलब होता है जो बाहर बिसल्स, मतलब बिसल्स के द्वारा क्या होती है, जलवाष्प बाहर निकल जाती है, उसको ना लगाएं, उसको बंद कर दें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप गर्म करेंगे तो प्रेशर बनेगा थोड़ी देर के लिए, फिर बंद कर दें, तो जितनी बूंदें ऊपर टपकेंगी वो वापस नीचे चली जाएंगी, फिर आप गर्म कर लें, फिर जो टपकेंगी वो ऊपर नीचे चली जाएंगी, तो उसमें पानी आपका कम नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, तो वो काम कर सकता है थलशाला के, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने बहुत ही अच्छा सा चित्र बनाया है जहाँ से हम थोड़ी सी मैपिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये मैपिंग में इन्होंने दिखाया है जल के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो जल के स्रोतों को समझने के लिए थोड़ा सा मैपिंग हम भी कर लेते हैं, ठीक है, हम भी करेंगे थोड़ी मैपिंग, अपन लोग देखते हैं। ठीक है, सही है, सब सही है, सब सही है। आप लोग बस देख लीजिए, 1 मिनट के लिए इधर दिमाग लगाइए, इधर आ जाइए, ठीक। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले महासागरों की बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सागरों पे आएंगे, फिर झील पे आएंगे, फिर नदियों पे आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें तो प्रशांत, है ना, अरे प्रशांत प्रशांत महासागर, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर हम ये वाली बात करते हैं, थोड़ा पास आ गया है, आप लोग इसी तरीके से समझे इसको, ये वाली, तो ये जो
द्वीप आपका कौन सा है भाई? ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, बस थोड़ा सा यहाँ उठता है, ऐसे बहता है। ठीक, इसको अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर दक्षिणी महासागर की बात होती है, दक्षिण महासागर। तो भाई 1 2 उसके बाद 3 4 और 1 5, हमारे पास महासागर कितने? 5। क्या सबको क्लियर हुआ? ये 5 महासागर हैं, यहाँ पर बसे हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। ये वाला अपना जो दिख रहा है 17 सपाट, ये अपना लाल, कौन सा है? लाल सागर, लाल। ये सागर है, सागर, इतना याद रख दो, लाल सागर। भूमध्य सागर, यहाँ थोड़ा जुड़ा हुआ होना चाहिए था वैसे, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। यहाँ पे आप लोग को काला सागर देखने को मिल रहा होगा, काला सागर, ठीक है ना? कौन सा भाई? काला सागर। उसके ऊपर कैस्पियन सागर, एक झील है, एक झील है, आगे सागर लगा है, तो वो झीलों में देखेंगे अपन, ठीक है? उसके बाद आ जाइए, यहाँ कैरिबियन द्वीप है छोटे छोटे, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे कैरिबियन सागर दिखता है, कैरिबियन सागर, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर आ जाइए, यहाँ पे जो दिखेगा आपको दक्षिण चीन सागर, क्या दिखेगा? दक्षिण चीन सागर। यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया बनाया है हमने, ऑस्ट्रेलिया के इधर आपको दिखेगा कोरल, कौन सा दिखेगा? कोरल सागर। यहाँ छोटे छोटे द्वीप भी दिख रहे होंगे, और यहाँ पे है कोरल, कोरल सागर। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्वी चीन सागर। ये जो लिखा हुआ पार्ट है उसके जस्ट नीचे लिखा होगा पूर्वी चीन सागर, ठीक है? पूर्वी चीन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर, ठीक है? यहाँ 2 चीजें और दिखाई गई हैं। यहाँ बोला गया है अरब सागर, अरब सागर हम सभी को पता है, अरब सागर। दूसरे यहाँ बंगाल की खाड़ी भी ले लेते हैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है? बंगाल की खाड़ी, होप सो क्लियर हुआ होगा। ये अपने क्या थे भाई? सागर थे। कुछ सागर देख लिए हम लोगों ने, कुछ महासागर देख लिए। पेन को चेंज करते हैं, जरा आ जाइए आप लोग झीलों पे। यहाँ आपको एक विनिपेग झील दिख रही है, ग्रेट बियर झील दिख रही होगी, कौन सी? ग्रेट बियर, लिख देते हैं ग्रेट बियर। फिर ग्रेट स्लेव दिख रही होगी आपको, ग्रेट स्लेव। यहाँ आपको थोड़ा नीचे आकर के स्लेव सॉल्ट लेक दिख रहा होगा, सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक सिटी करके लिखा हुआ है, सिटी करके लिखा हुआ है। उसके बाद ह्यूरन दिख रही होगी, विनिपेग दिख रही होगी, और सुपीरियर दिख रही होगी, सुपीरियर, फिर सॉरी ऊपर विनिपेग, सुपीरियर और ह्यूरन, विनिपेग, सुपीरियर एंड ह्यूरन। इन्होंने 3 ही दिखाई है, वैसे यहाँ पे 5 झीलें हैं, ठीक है ना? 5 झीलें हैं, इनको हम सुपर झील भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर पड़ती हैं? कनाडा और यूएसए की सीमा पर पड़ती हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं, ये 5 झीलें हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 दिखाई गई है, अपना लोग 3 को पढ़ेंगे, कौन सा है सबसे ऊपर? विनिपेग, बीच में अपना सुपीरियर, और इधर ह्यूरन। वेरी, यहाँ आ जाते हैं अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। यहाँ दिखाया है इन्होंने विक्टोरिया, कौन सी? विक्टोरिया, विक्टोरिया इन्होंने झील की बात की है, विक्टोरिया झील, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करें, कोई और झील की बात हुई है यहाँ पे? कहाँ रहते हो तुम लोग? कैस्पियन सागर नहीं छोड़ा था अभी हमने? कैस्पियन सागर छोड़ा था ना? यहाँ पे कुछ बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के शेप में देखने को मिलता है, क्या नाम है? कैस्पियन सागर। ये एक झील है, याद रखिए, कैस्पियन सागर। तो ये कुछ झीलें हम लोगों ने देख ली। नदियों पे चलें क्या? चलिए आ जाइए, चलते हैं। यहाँ आपको मिसिसिपी देखने को मिलेगी, यहाँ आपको मिसिसिपी, कौन सी नदी है? मिसिसिपी, मिसिसिपी। आ जाइए, यहाँ आपको ऑरेंज नदी देखने को मिल रही होगी, ऑरेंज। ये ऑरेंज नदी कहते हैं कि खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आगे जब पढ़ेंगे एक एक नदी की विशेषता तो हम बताएंगे। यहाँ पे आपको कांगो नदी दिख रही होगी कुछ इस शेप में। कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी।
डार्लिंग नाम से, तो इधर डार्लिंग ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? डार्लिंग का मतलब समझ रहे हैं अब आप? नदी जो बहती चली जाए, पता ही ना हो कहाँ जा रही है ना, ये बात। यहाँ डार्लिंग लिख लेना भाई, डार्लिंग लिख लेना भाई, ठीक है। ये अपनी नदियों के कुछ, और यहाँ बात करें जल के कुछ स्रोत थे जो हमने देखे। ये थोड़ा सा एशिया जो था, एशिया और जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप की बात कर रहे हैं। वैसे एशिया और यूरोप थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा इधर जाता तो वो थोड़ा अच्छे से इधर साइड में आता, बट कोई बात नहीं, आपको आई थिंक समझ में तो आ ही गया होगा। कुछ कुछ दिमाग में बना, ऐसा लगा कि कुछ होता है। ये वर्ल्ड नाम की भी कोई चीज़ है, ये वर्ल्ड मैप है। कौन सा मैप है? वर्ल्ड मैप है। इसमें हमने 5 जो हमारे महासागर हैं वो दिखा दिए, 7 जो हमारे महाद्वीप हैं हमने वो दिखा दिए। सातों महाद्वीप में कोई कोई इंपॉर्टेंट 7th क्लास के अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा था वो हमने दिखा दिया, शो किया है। आपको सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। जल का वितरण दिखाया गया है, इन्होंने बहुत ही जल का वितरण दिखाया गया है। जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता था। उसके बाद अगर हम बात करें जल के वितरण की, तो हम देखते हैं कि इसका जल की अगर हम बात करते हो तो महासागरों में सबसे अधिक भाग जल का पाया जाता है। जल का कितना भाग? कम से कम 97। तो कहने का मतलब सारे का सारा जल देखिए आप, 97% अगर महासागरों में पाया जा रहा है। तो अभी हमने बात की थी महासागरों का जल कैसा होता है? लवड़िया होता है। कैसा होता है? लवड़िया। ऐसा नहीं लिख के आओगे खारा पानी होता है, क्या लिखोगे? लवड़िया होता है, या फिर आप लिख लो NaCl की मात्रा होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भाई? लवड़िया जल होता है। तो देखने का मतलब ये बात समझ में आई कि हमारी पृथ्वी पर पानी तो बहुत है, लेकिन हमारे यूज का नहीं है। ये पानी को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये पानी को आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो बचा हमारा 3%, कितने परसेंट भाई? 3%। उस 3% में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग आपको वितरण देखने को मिलेगा, और वही पानी हमारा अलवड़ीय होता है जिसको हम यूज कर पाते हैं। बात क्लियर हो रही है? इसमें लवणता जो भी अलग अलग तरीके से दिखाई गई है, 1-2 चीजें इसमें से देख लेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन इसी एक टेबल से बन सकता है। कैसे बता देते हैं, चलो। नदियों का जल भूमिगत जल से अधिक है, नदियों का जल भूमिगत जल से अधिक है। तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं, ये कथन तो गलत है, क्योंकि नदियों का जल भूमिगत जल से अधिक नहीं है, जबकि भूमिगत जल बहुत अधिक है नदियों के जल से। आप देखिए नदियों का जल सबसे लास्ट में दिखाया गया है। तो आप लोग को सीक्वेंस याद रखना है, परसेंटेज याद नहीं रखनी है, सीक्वेंस याद रखना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। इस तरीके से कथन इसमें से बना सकता है, और कथन बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, और आप कहेंगे पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा। ये भी आया है एक क्वेश्चन, ये भी आया है। इसके आगे जब वनस्पति पढ़ेंगे वहां से भी क्वेश्चन बना है, और उसकी तो कहानी से ही क्वेश्चन बना है। हम आपको पूरा क्वेश्चन दिखाएंगे, कहानी से क्वेश्चन बना है। फिर हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया था। यूपीएससी है कि कोई आफत है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाती है, लेकिन कहीं से नहीं लाती है। वो आपको जो उसने बोला कि बस बेटा इतना पढ़ लो, बस उतने से ही लाती है, उसके अलावा वो कहीं से कुछ नहीं उठाती, ठीक। तो ये हमारी बात हुई, इसको आप सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे भाई। मैं बोल भी दूं तो भी कौन सा याद हो जाने वाला है। अब देखो एक बात समझ लो, लवणता की अगर हम बात करते हैं भाई, तो लवणता की अगर बात कर रहे हैं, 1000 ग्राम में जो लवणों की मात्रा होती है उसको हम लवणता बोलते हैं। 1000 ग्राम में लवणों की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? लवणता बोलते हैं। तो 1000 ग्राम में जितनी भी लवणों की मात्रा होगी, मतलब NaCl की मात्रा होगी, उसी को हम क्या बोल देंगे? लवणता बोल देंगे। एक और बात इन्होंने की है, इजराइल के मृत सागर, जिसने कि सभी ने नाम सुना होगा मृत सागर का, इजराइल के मृत सागर में 340 प्रति लीटर लवणता पाई जाती है, ऐसा इन्होंने लिखा है। प्रति लीटर क्या होती है? लवणता पाई जाती है। और अगर इसमें जो तैराक होते हैं, अगर तैराक इसमें उतर जाए तो वो पिघल जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लवणों की मात्रा हमारा जो बॉडी है वो सह नहीं सकती। आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो हमारी स्किन बहुत ही हल्की होती है, जैसे कि यहाँ की स्किन बहुत हल्की होती है, हम लोग यहाँ पे परफ्यूम यूज़ करते हैं, ये स्किन हमारी बहुत हल्की होती है, यहाँ हम परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, ये स्किन बहुत ही हल्की होती है। इस वाली स्किन पे बहुत ही गर्म, जब गर्मी हो रही हो, इस पर थोड़ा नमक रख के देखना, नमक जो NaCl है उसको रख करके आप कुछ देर के लिए छोड़ देना, और जब आप हटाएंगे तो ये स्किन आपको झुलसी हुई दिखाई देगी। ये स्किन आपको कैसे दिखाई देगी? झुलसी हुई दिखाई देगी। अब ऐसा मत करना कि पैर के तलवे पे रख लें, उतनी मोटी चमड़ी कहीं की नहीं होती अपनी पूरी बॉडी
पिघला भी सकती है, ठीक है ना। चलिए हो गया क्लियर, हमारी शक्ल से क्लियर हो जाए, इधर मोड़े क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्या बात। चलो इधर देखो, हेलो मलिक क्लास हो रही है, डीएम सर ने बहुत लेट छोड़ी थी। हेलो क्लास हो रही है अभी, क्या हो गया। ठीक, घर वालों को भी चिंता होने लगी, 9 बजे से आई हुई बच्ची उनकी घर नहीं पहुंची है। चलो इधर देखो अभी, तो ये क्या था भाई, लवणता थी, आप लोगों ने देखी। अब कई बार लोगों को ये डाउट रहता है कि मृत सागर में कहीं कहीं पर 34% लिखा हुआ है मैम, कहीं कहीं पर 340 लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द मतलब डिफरेंस। तो वही है, 1000 ग्राम में जब बात करेंगे तो 340 की बात करेंगे, जब 100% की बात करेंगे 100% की तो 34% कर देंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़िए, महासागरीय परिसंचरण की बात करते हैं। महासागरीय परिसंचरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है भाई, सर्कुलेट करना, किसी भी चीज को सर्कुलेट करना। अब आप एक बात बताइए, परिसंचरण वही चीज है। महासागर है, आप लोगों ने देखे, ये अपने महासागर है कुछ, ये महासागर दिख रहे हैं। नदियों की या फिर हम तालाबों की या झीलों की अपेक्षा हम बात करें तो महासागरीय जल जो होता है ये हमेशा गतिमान होता है। महासागरीय जल कैसा होता है, हमेशा गतिमान होता है। अगर आप कभी, कुछ लोग गए हैं वैसे, अगर आप कभी गोवा वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा महासागरों की लहरें हमेशा क्या होती रहती हैं, उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं। मुंबई वगैरह अगर आप तट पे जाकर खड़े होंगे तो वो कभी भी शांत दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब नदियाँ क्या होती हैं, जब नदियों के आसपास वायु मतलब हवा नहीं चल रही होती है तो नदियाँ बहुत ही शांत दिखाई देती हैं, शांत दिखाई देती हैं, एकदम शांत हो जाती हैं, उनका जल जो है बिल्कुल भी इधर उधर हिल नहीं रहा होता है। लेकिन अगर हम इसी की अपेक्षा अगर हम महासागर को देखते हैं तो महासागर का जल क्या है भाई, गतिमान रहता है। ये किसी भी स्थिति में रुका हुआ नहीं दिखाई देता है, ये कैसा होता है, गतिमान होता है। अब इसकी गतियों की अगर हम बात करें तो महासागरीय गतियाँ कौन कौन सी हो सकती है, एक तो तरंग हो सकती है, तरंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। महासागरीय गतियों की अगर हम बात करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा अपने पास, तरंग आ जाएगी, दूसरा क्या आ जाएंगे, धाराएं, तीसरा क्या आ जाएंगे, ज्वार होगा, ज्वार एंड भट। अगर ओवर हो रहा हो क्लास तो बता देना भाई, यही छोड़ देंगे, नेक्स्ट पढ़ लेंगे। ओवर हो रहा है हाँ तो कोई फायदा नहीं है मैं समझाऊं, समझ में किसी को नहीं आने का है ना, तो इसको हम लोग कल ही कर लेंगे, क्योंकि आज हमने दूसरा टॉपिक भी पीछे से लिया था, वो भी काफ़ी कुछ था। उसके बाद आगे वाला इसमें सिर्फ यही चीज़ रह गई है इस टॉपिक में। उसके बाद हम लोग कल हो सकता है ये टॉपिक और एक और टॉपिक साथ में कंप्लीट करें, ठीक है ना। चलिए ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आज का सेशन यही रोक देते हैं, कल पढ़ेंगे। हाँ रुक जाए ज़रा सा, वो नहीं आया, विजेंद्र नहीं आया, हाँ बोलो।